Assalamualaikum to everyone and welcome into the next video। तो आज जो है वो हम टॉपिक पर बढ़ते हैं, आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। काफी दिनों से वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हुआ था क्योंकि कुछ टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट आप पार्ट कह सकते हैं इसे। फर्स्ट टॉपिक में आपने देखा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, जेनेटिक कोड्स, उन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपने इससे पहले भी सुने होंगे, समझे होंगे। चलिए फिर से ट्राई करते हैं इसको अच्छे से समझने की। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने प्रीवियस अलग अलग लेवल पर सुने होंगे। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इवोल्यूशन में कौन कौन से सब पॉइंट्स आते हैं और उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो आ जाते हैं इवोल्यूशन होता क्या है, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। और उस डेफिनेशन को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्चुअल जो है वो एक एक वर्ड को समझ लेते हैं। फिर आगे जाकर आप जो है वो उन सारी चीजों को जो है वो वन बाय वन आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं। देखिए इवोल्यूशन का डेफिनेशन उसके फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज दी इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, पहले मैं इसको सिंपल वे में आपको कन्वर्ट करके दे देता हूँ। द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम समझेंगे देखो तो क्या होता है, द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। यहाँ पर देखो एक टर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब जैसे जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये डेफिनेशन भी सेम ही है। मतलब क्या, द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए, यानी बहुत इसको, इस चेंज को होने के लिए बहुत ही लंबा समय लगता है। तो ऐसे चेंज को, ऐसे चेंजेस को जो है वो हम कहते हैं इवोल्यूशन। अब ये चेंजेस जो है वो किसी एक स्पेसीज के अंदर भी हो सकता है, या जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी, यानी फर्स्ट जनरेशन में हुआ, उसके बाद कुछ चेंजेस जो है वो सेकंड जनरेशन में होंगे। ठीक है, देन थर्ड जनरेशन, ऐसा करते करते जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंजेस हो सकते हैं। और इन चेंजेस के लिए बहुत सारे साल लग सकते हैं, जैसे 100 ईयर्स भी लग सकते हैं, 200 भी, 500 भी, 1000 भी। तो इसकी कोई ऐसी ये नहीं है कि हम ये समझेंगे कि इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही कम वक्त में, या फिर बोल सकते हैं कि 10 साल 20 साल ऐसा कोई पर्टिकुलर उसका टाइम पीरियड होगा, ऐसा नहीं होता। इवोल्यूशन के लिए बहुत ही लंबा समय जो है वो दरकार होता है। देखिए यहाँ पर अब आगे बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इस प्रेजेंटेशन में मैंने इंक्लूड किए हुए, आप चाहे तो साथ में उसे लिख सकते हैं, या बाद में फिर आराम से पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आप आराम से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इवोल्यूशन को समझते हैं, इसकी मल्टीपल थीरीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। लिविंग फॉर्म कैसे बना हमारे अर्थ पर, ये आज तक मिस्ट्री है ना, क्या किसी कहीं बाहर से आया है। इसके बाद में स्पिरिचुअल थेरीज अलग है, साइंटिफिक थेरीज अलग है इवोल्यूशन से रिलेटेड। हमारे पृथ्वी पर, हमारे जमीन पर, हमारे अर्थ पर हाउ द लाइफ इज फॉर्म, जिंदगी का जो है वो वजूद कैसे हुआ सॉरी, तो वो हमें समझना है। इसके अंदर मल्टीपल थेरीज को देखते हैं। स्पिरिचुअल थेरीज तो सारे रिलीजन के अंदर कहीं ना कहीं एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है, और साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ थेरीज जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब अलग अलग तरीके से ये हुआ, अर्थ हमारा बना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कैसे हुआ, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। यहाँ पर देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंजेस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन of living organism, response to a natural selection is also called as the evolution। इस डेफिनेशन को भी आपको समझा देता हूं, जो लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि नए स्पीसीज का बनना बहुत ही ज्यादा स्लो चेंजेस से, नए कैरेक्टर्स के बनने से, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाय द नेचुरल सिलेक्शन, मतलब ये हम ह्यूमंस इसमें कुछ नहीं करें, ये अपने आप नैसर्गिक प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, अपने आप जो होता है, यानी नेचर जिसे सिलेक्ट करता है उसी के अंदर इवोल्यूशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आगे जाकर आने वाले जो है वो स्लाइड्स में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है, कि देखो आपको बिग बैंग वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आप कि नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़, मतलब आज से आप बोल सकते हैं कि 350 करोड़ साल पहले। ठीक है, 350 करोड़ साल पहले जो है वो अगर हम देखते हैं, जाते हैं अर्थ की हिस्ट्री की तरफ, तो हमें लाइफ का वहां पर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं दिखता। अब आपको लग रहा होगा कि ये किसने देखा, तब तो कोई इंसान भी नहीं था, जब लाइफ ही नहीं थी तो हमें कैसे पता। तो ये कुछ जो है वो स्पेसिफिक डेटा के थ्रू, या डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कैलकुलेशंस के थ्रू,
यानी जो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसके थ्रू, यहाँ पर आगे हम पढ़ने वाले पैलेंटोलॉजी पढ़ेंगे, फॉसिल्स क्या होता है, पेलियो बॉटनी, पेलियोजोलॉजी, उसके अंदर बहुत सारी, तो ये अंदाजे होते हैं, दीज आर दी यू कैन से द प्रेडिक्शंस, ये एक प्रेडिक्शंस है कि ऐसा हुआ होगा। तो 350 करोड़ साल पहले अर्थ पर कोई भी लाइफ का ये नहीं था। फिर धीरे धीरे जो है वो सिंपल लाइफ बनना शुरू हो गई है ओशंस के अंदर। अब नाइट्रोजन के थ्रू जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बने, न्यूक्लिक एसिड से फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर स्ट्रक्चर, फिर उससे बना सेल, और सेल के साथ साथ फिर देखो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन मैंने सामने लिखी हुई है, आप उसको बाद में वन बाय वन पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। उसकी पूरी स्टोरी जो है वो आपको समझा रहा हूं मैं कि पहले क्या हो गया कि अर्थ के अंदर जो है वो समुद्र बोलते हैं ना, समुद्र के अंदर यानी ओशंस में सिंपल जो है वो आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हुए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और जब ये बन गए तो इनसे फिर बने सेलुलर कंपोनेंट्स, फिर इन सेलुलर कंपोनेंट से बना है सेल, और सेल से बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर देखो द फर्स्ट प्रिमिटिव type of the cell having formed in a mixture of the different types of organic and inorganic compounds जो फर्स्ट सेल बना है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था, ठीक है, उससे वो बना है। देन ये जो सेल्स है जब अलग अलग लेवल पर आकर मिक्स हुए, बने साथ में, तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और धीरे धीरे इस तरीके से इवोल्यूशन का प्रोसेस आगे बढ़ता गया, और ये टोटली कंट्रोल्ड बाय द नेचर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द नेचुरल सिलेक्शन। हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, जो कुछ करता है वो नेचर करता है ना। तो वैसे तो बहुत और मल्टीपल थेरीज भी है जिसके अंदर जो है वो आप जो स्पिरिचुअल थेरीज होते हैं, जिसमें अलग अलग रिलीजन के अंदर अलग अलग थेरीज होती है, तो वो आप अपने रिलीजन के हिसाब से आपकी थेरी को जो है वो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट, आपको पता ही होगा कि एक बहुत बड़ा जो है वो धमाका हुआ था यूनिवर्स, जिसकी वजह से गैलेक्सीज, यूनिवर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब बने थे, और ये अप्रोक्सीमेटली हुआ था 13.77 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब कितना हो रहा है देख लीजिए आप, है ना, इसको जो है वो आप 13.77 बिलियन इंटू 100 करोड़, तो उतने करोड़ साल पहले का आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना हुआ। उसके थ्रू जो है वो गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम्स बने, सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो फॉर्म्स बने। ये सारी चीजें जो है वो बिग बैंग के थ्रू, बिग बैंग की थ्योरी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अभी लाइट के कैलकुलेशन के हिसाब से अलग अलग टेलीस्कोप वगैरह के हेल्प से जो है वो इन सारी चीजों को एस्टिमेट किया गया। अब हमारी पता है आपको लोगों को कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारे पास, हम जिस गैलेक्सी में है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और उस एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी से नियर अबाउट, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो हमसे 1.5 टाइम्स बड़ी है, ओके। मतलब अगर हमारी गैलेक्सी में 1 बिलियन स्टार्स होंगे तो उसमें 1.5 बिलियन स्टार्स होंगे। अब मल्टी मल्टी यूनिवर्स का भी कॉन्सेप्ट है कि हर यूनिवर्स के अंदर, आपने मूवी देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स, उसके अंदर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से समझाया गया कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो ऐसा, एक थ्योरी भी यही कहती है कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो हम हमारे दूसरे जो हमारा जो पैरेलल यूनिवर्स है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। क्या ये सच है या झूठ है, अब ये तो इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप भी थोड़ा सर्च कीजिए, जो लोग जिन जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है, फिजिक्स के बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है और मैं ठहरा बायोलॉजी का टीचर, और बायो वालों का फिजिक्स कैसे होता है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मैथ फिजिक्स में हमारा हल क्या होता है। खैर, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं बिग बैंग से जो धमाका हुआ था उसके बाद ये सारी चीजें बनी, और हमारा अर्थ अप्रोक्सीमेटली जो बना, हमारा अर्थ का फॉर्मेशन जो है, हमारा जो सन बना, सॉरी देखिए यहाँ पर हमारा जो सन बना है वो बना है अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, और हमारा जो अर्थ बना है वो बना है नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। मतलब हमारा अर्थ जो है वो 450 करोड़ साल पहले बना है ना, दैट इज दी 400, और तीन मतलब उसके लिए फिर हमें नियर अबाउट 100 करोड़ ईयर्स लग गए लाइफ, एक सिंपल सा लाइफ का प्रोटोप्लाज्म वगैरह फॉर्म होने के लिए। पैंजिया वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आपने बहुत सारे इधर उधर के वीडियोस में जियोलॉजी वगैरह में डिस्कस किए, पढ़ा होगा। तो इतना लंबा जो है वो यहाँ पर टाइम लगा, और अर्थ का भी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन सिर्फ लिविंग थिंग में ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी नजर आता है, पर वो चेंजेस थोड़े से अलग होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अर्थ कब बना था,
अब थेरीज ऑफ इवोल्यूशन मतलब क्या है, बहुत सारी थेरीज है इससे रिलेटेड, डार्विनिज्म है, लामार्किज्म है। तो अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ साल पहले, अप्रोक्सीमेटली कितना, 300 करोड़ साल पहले जो है वो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ हमारे अर्थ पर, है ना। प्रोटोप्लाज्म बना, एक सिंपल सा प्रोटोप्लाज्म बना। फिर उस प्रोटोप्लाज्म के बाद मैं यहां पर आपको समझाता हूं, देखिए कि उस मतलब पहले क्या बना, एकदम सिंपल सा प्रोटोप्लाज्म बना है, सिंपल प्रोटोप्लाज्म मतलब उसमें, फिर उस प्रोटोप्लाज्म से जो है वो सेल्स बने, सेल्स से जो है वो मेनी सेल्स, है ना, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं। फिर उससे टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बने हैं। फिर उससे जो है वो पूरा सिस्टम बना है, सिस्टम से पूरा का एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है। अब ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकती है, ये जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट, इससे दूसरे कॉन्सेप्ट भी बने होंगे, मतलब कि इवोल्यूशन जो है वो मल्टी डायरेक्शनल भी। वैसे मैं इवोल्यूशन को बहुत ही सिंपल और टेंथ रिलेटेड बता रहा हूँ, अगर इसे हमें पढ़ना हो तो इवोल्यूशन का एक पूरा चैप्टर बनेगा और बहुत ही डिटेल में जाएगा, तो अभी हम उसमें जा नहीं रहे। तो अभी सिंपल सिंपल वे में समझते हैं, जब डिटेल में हम 11th 12th के वीडियोस जब बनेंगे तब हम उसमें और अच्छे से और जो है वो डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने समझा। देन इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होते हैं, ये सारे जो है वो हम अगले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, उसका बिग बैंग थ्योरी से लेकर हमने इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया। इस वीडियो के बाद जो है वो हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का हमने पॉइंट पढ़ा, इसके नोट्स वगैरह आप बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए। उसके बाद हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो